नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी। निफ्टी 18,100 के करीब। दिग्गज बैंकों के शानदार नतीजों से बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। ऑटो, आईटी, एनबीएफसी स्टॉक्स में भी रौनक। बाजार को पसंद है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के क्वार्टर 3 नतीजे। एक्सिस बैंक करीब 1.5% ऊपर, वहीं आईसीआईसीआई बैंक अच्छी तेजी के साथ अब फ्लैट कर रहा है कारोबार। कमजोर नतीजों के बाद अल्ट्राटेक में दबाव। शेयर करीब 3% फिसला। कंपनी के मुनाफे में रही 38% की गिरावट। वहीं रिजल्ट्स के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1.25% कमजोर। हर मोर्चे पर अनुमान से अच्छे रहे कैनरा बैंक के नतीजे। तीसरी तिमाही मुनाफा 92% बढ़ा। एसेट क्वालिटी में भी दिखा सुधार। बाजार की अब एक्सिस बैंक के नतीजों पर नजर। आवाज अनुमान के मुताबिक 51% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम में 26% की बढ़त संभव। जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स मंदी की मार से जूझ रही हैं, वहीं इंडिया की स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। सरकार के रिफॉर्म्स ने भी इस ग्लोबल रिसेशन से बचाने में इंडियन मार्केट्स की काफ़ी हेल्प की है और आने वाला बजट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए। निर्मला सीतारमण के इस आम बजट से आम जनता को और पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण मेरे साथ सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज़। Budget 2023, Resilience to Resurgence। और बाजार में आज के सेशन में आपको अलग अलग पॉकेट्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई देगा। ऑल्दो निफ्टी भी बैंक निफ्टी के सपोर्ट की वजह से 18,100 के ऊपर बना हुआ है आज के सेशन में। तो बढ़त के साथ ही मार्केट्स में ट्रेडिंग होते हुए आपको दिखाई देगी। एक बार लेवल्स आपके सामने लेकर आते हैं, इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा सा हल्का हुआ है। हरे निशान में ऑल्दो अभी भी कारोबार कर रहा है, लेकिन 18,100 के नीचे आ चुका है, क्योंकि 18,087 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी अर्निंग्स के सपोर्ट से आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखाते हुए आज इनफैक्ट आपको बैंक्स, एनबीएफसीज में खरीदारी दिखाई देगी। बैंक निफ्टी अगेन डे हाई से भी थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 250 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ भी 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल क्यूज अगर देखें फटाफट से आज के सेशन में, तो एशियन मार्केट्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। निक्केई, कॉस्पी, हांगकांग के बाजार 2% तक की तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स ऑल्दो फ्लैट है। नैस्डैक फ्यूचर सिर्फ 1 अंक ऊपर है और डाउ फ्यूचर सिर्फ 14 अंक ऊपर है। तो बिल्कुल फ्लैट क्यूज इस समय आपको अमेरिका के फ्यूचर्स से मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। तो आज मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में बाजार हल्की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी 18,100 के इर्द गिर्द घूम रहा है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर, लेकिन 1/4% ऊपर है। खरीदारी दिखेगी आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स में, ऑटो शेयर्स में, आईटी स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट लेन किया है। रियल्टी, सीमेंट में थोड़ा पुल बैक हमने देखा आज के सत्र में। कुछ और खरीदारी वाली पॉकेट देखेंगे मिड कैप्स में तो गैस स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी शेयर्स, फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज निर्मल बंग सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट और सीनियर डेरिवेटिव एनालिस्ट नीरव छेदा मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपकी राय निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या रेंज देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते के लिए, या आज के लिए कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए इंडेक्स पर या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए यस, निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड में चल रहा है। ऊपर में 18,200 एंड अबाउट नीचे में 17,900। यही रेंज में पिछले 10 दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेड है। पर निफ्टी डेफिनेटली जो इंट्राडे चार्ट बनाए हैं उसमें एक टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन दिख रहा है। तो इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए। अपर बैंड छू लिया है निफ्टी ने और यहाँ से लोअर बैंड जो है वो 17,900 तक के, तो वहां तक जरूर आ सकती है। तो इंट्राडे में पॉसिबल है कि 18,000 आए, तो यहाँ से आप बिकवाली करके चले। 18,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और अराउंड 17,900 तक के ओवरऑल टारगेट रहेंगे 1 से 2 दिन में, और इंटरडे पॉसिबली 18,000 टारगेट। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी अपर बैंड जो है 43,000 के पास में है और वही बैंड को आज छुआ है, वहां से सेलिंग आई है। तो पहले 15-20 मिनट में अच्छी खासी बाइंग आई थी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। उसके बाद एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिखा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ से आ सकती है। यहाँ से 43,200 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्यूचर में,
और 43,000 का स्पॉट में, तो 43,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बिकवाली कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी इंटरडे में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 42,400 तक बैंक निफ्टी फिसल सकती है, तो वो टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सिर्फ पीएसयू एज अ सेक्टर अच्छा लग रहा है, बाकी सारे ही सेक्टर अंडर सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं अभी सुबह के बाद से। तो पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक स्पेशली थोड़े बेहतर दिख रहे हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, बाकी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चलिए अब फटाफट से पिक्स भी पूछ लेते हैं नीरव के, उसके बाद मिड कैप्स के स्टॉक्स लेकर आएंगे। नीरव, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? देखिए बहुत मुश्किल है इस मार्केट में ट्रेड निकालना, मगर जैसे कि मैंने कहा पीएसयू एज अ सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। तो पहला जो स्टॉक है वो है जीएसपीएल। मेरे हिसाब से जीएसपीएल तो बहुत बढ़िया एक फ्लैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहे हैं। आज प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है ये स्टॉक में, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 290-300 तक जा सकता है। तो 267 के स्टॉप लॉस से आप जीएसपीएल खरीद सकते हैं, ऊपर में अराउंड 290-300 का टारगेट रहेगा। दूसरा एक स्टॉक है वो है एसएल प्रोपैक ईपीएल, जिसका कोड है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो वॉल्यूम्स और जो बाइंग हुई है इसमें, तो बहुत जल्द इसमें अच्छी खासी तेजी हो सकती है, क्योंकि एक ही बैंड में स्टॉक रहा है इन बिटवीन 158 ऑन द डाउन साइड एंड अबाउट 165-166 ऑन द अपसाइड। तो मेरे हिसाब से इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आएगा और काफी लंबा ब्रेकआउट आ सकता है। डाउन साइड कैप्ड है, तो यहाँ से आप ईपीएल ले सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस रखिएगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 190-200 तक ये स्टॉक जा सकता है, काफी तेजी से जा सकता है। और एक स्टॉक है स्टोवक्राफ्ट, जो बिल्कुल ही सेलिंग प्रेशर के अंडर रहा था, मगर इसमें पिछले 3-4 दिनों में जो वॉल्यूम्स दिखा है, दैट मींस कि अच्छी खासी बाइंग हो रही है नीचे में, और अच्छा एक डाउन साइड सपोर्ट है 495 पे। तो 495 के स्टॉप लॉस से आप स्टोवक्राफ्ट जरूर खरीद सकते हैं, जिसमें इसमें एक रिवर्सल का बहुत बेहतर चांस है, और ये स्टॉक ऊपर में 545-550 तक के जो लेवल्स है वो वापस छू सकता है काफी जल्द। ओके, चलिए तो 2-3 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं नीरव की ओर से। स्टोवक्राफ्ट में आप पोजीशंस बना सकते हैं, जीएसपीएल बेहतर दिख रहा है, एसएल प्रोपैक का भी यहाँ जिक्र किया। लेकिन चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स आपको डेज हाई पर दिखाई देगा, 124% ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉकेट्स देखेंगे तो शुरुआत कर लेते हैं एनबीएफसीज के साथ, बैंक्स के साथ। एनबीएफसीज में कैन फिन होम्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, ये स्टॉक्स आपको 7% तक की तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। बैंक स्टॉक्स में बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनरा बैंक अर्निंग्स के बाद चला है, सीएसबी बैंक में तेजी है, तो यहाँ 4% तक के आप मूव्स देखने को मिलेंगे। ऑटोज में बाइंग है, ऑटो इंस्टेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप देखिए ऑटोमोटिव एक्सेल्स, भारत फोर्स, सोनाकॉम स्टार 2%, 2.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में दिखाई देगी। गैस स्टॉक्स प्रीवियस सेशन में भी चले थे, यानी पिछले हफ्ते शुक्रवार को, और आज आप देखिए एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल रहा है, 2-2.25% तक ऊपर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा में भी बाइंग है, इंडोको रेमेडीज, डिवीज लैब, अजंता फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर 2%-3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में सिलेक्ट बाइंग, लेकिन जिन स्टॉक्स में खरीदारी है वो काफी तेज है। साइबरटेक 9% ऊपर, कोफोर्ज में 5% का मूव, पर्सन सिस्टम 4% ऊपर, और 4% ऊपर ही डेटामेटिक्स कर रहा है ट्रेड। तो ये है फिलहाल आईटी स्टॉक्स का हाल, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, और एलएनटीआई माइंट्री के नतीजे जो है वो कमजोर रहे। हमने अर्निंग्स के बाद एक रिएक्शन भी स्टॉक में आते हुए देखा था। दरअसल जो कंपनी की आय, मुनाफा और जो मार्जिन है, सब एक्सपेक्टेशन से नीचे की तरफ रहे हैं। तो क्या आउटलुक अब यहां से बन रहा है अर्निंग्स को लेकर, इस पर बातचीत करते हैं। एलएनटी माइंट्री के सीएफओ विनीत टेरेदेसाई हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्जिन पर ही फोकस करेंगे। मार्जिन पर 100 बेसिस पॉइंट का दबाव हमने देखा है। हम समझते हैं कि जो मर्जर एक्सपेंसेस है उसकी वजह से ये प्रेशर था, लेकिन बाकी जो प्रेशर दिखा है ओवरऑल अर्निंग्स पर, उसके क्या रीजंस रहे? ये क्वार्टर जो Q3 रहता है वो सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर रहता है, बिकॉज ये क्वार्टर्स में कस्टमर्स टिपिकली फरलोस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहते हैं हॉलिडे सीजन की वजह से। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, और इसमें से मोस्ट ऑफ दैट रेवेन्यू विल क्लॉ बैक इन Q4। हमारी उम्मीद है Q4 में ही 200 से 250 बेसिस पॉइंट मार्जिन में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो काफी हद तक जो फरलोज और इंटीग्रेशन और ये बाकी बेंच और मर्जर इनएफिशिएंसीज का वजह से जो इम्पैक्ट आया था, काफी हद तक Q4 में ही रिकवर हो जाएगा, और बैलेंस FY24 में जो दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंटली मार्जिन डिलीवर कर रही थी उसी तरफ वापस आ जाएगी।
विनीत जी, इनफैक्ट जो $1.25 बिलियन की डील विन हुई है वो अच्छी है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि माइंट्री के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं और डिसीजन मेकिंग पर भी असर पड़ रहा है। तो फिलहाल स्थिति कैसी है क्लाइंट्स के बीच में, या फिर डील एग्जीक्यूशन को लेकर क्या स्टेटस है फिलहाल? नहीं, देखिए कॉशियसनेस तो है, बट जब हम हमारे कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं तो उनके यहाँ कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो इंडिकेट कर रही कि वो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स है या उसमें कोई कैंसिलेशंस के उनके प्लान है। उनके कुछ स्ट्रेस क्लाइंट्स है, जैसे रियल एस्टेट है, इंश्योरेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स के वजह से इम्पैक्ट है। तो ये जो हाईटेक में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो ये जो सर्टन सेक्शंस है वहां स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कस्टमर्स की कहना है कि हम भी ये स्पेस वॉच कर रहे हैं, सिचुएशन यहां से अगर बुरी होती है तो शायद इम्पैक्ट आएगा, मगर अब तक जो इंडिकेशंस हैं तो इनके बिजनेसेस अभी भी स्ट्रांगली चल रहे हैं। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर दे आर गिविंग। सो हमारे कमेंट्री में हम जो कॉशियसनेस ला रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स के तरफ से ही जो हम आपको बता रहे हैं कि कॉशियसनेस है, स्ट्रक्चरल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ये प्रोग्राम्स थोड़े से डिले हो सकते हैं मगर कैंसिल नहीं हो सकते। ओके, तो डील्स कैंसिल नहीं होंगी, प्रोजेक्ट्स कैंसिल नहीं होंगे, थोड़ा डिले हुआ है लेकिन टेंशन नहीं है। स्टॉक पर ऑलरेडी हमने अर्निंग्स के बाद एक रिएक्शन आते हुए देखा था, आज आपको 34 रुपए ऊपर कारोबार करते हुए दिख रहा है। शुक्रिया विनीत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज अर्निंग्स पर देने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। लेकिन एक और खबर की ओर रुख करेंगे। इंटरमिनिस्ट्रल ग्रुप ने BSNL और MTNL की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने को हरी झंडी दे दी है। सरकार जल्दी नए वैल्यूएशन के आधार पर इनके लिए बोलियां मंगाएगी। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, सरकार इन दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी बेचकर फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। खासतौर पे इन दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ के अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो पिछली बार सरकार ने जब इसका वैल्यूएशन करके इसकी बिड्स मंगाई थी तो सरकार को कोई भी बिड इसके लिए नहीं मिली थी, क्योंकि कंपनियों ने अपनी बुक्स के अंदर इनका वैल्यूएशन काफी बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था। तो कोई भी बिड नीलामी में नहीं आया था। तो सरकार अब नीलामी में इसकी पेमेंट है वो रिवाइज करने के लिए तैयार होगी। खासतौर पे जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है वो इसका वैल्यूएशन करेंगे और 60% उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस वैल्यूएशन के ऊपर सरकार इन प्रॉपर्टीज को बेचेगी। इसी महीने के एंड तक सरकार इन दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी बेचने के लिए बिड मंगाने की तैयारी करेगी। सरकार का इरादा है कि इसी फिस्कल ईयर के अंदर इस बिड को क्लोज किया जाए। तो पहले जिस भाव पर सरकार प्रॉपर्टीज बेच रही थी उसके आगे भाव पर सरकार अब ये प्रॉपर्टी जो है बेच सकती है। ओके, तो सरकार की कोशिश है इसी फाइनेंशियल ईयर में इसे क्लोज करने की और इसीलिए प्रॉपर्टी बेचने का लक्ष्य है। इसी वित्त वर्ष में बोलियां भी जल्द मंगाएगी और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए MTNL BSNL के बेचने की तैयारी करते हुए। फटाफट से एक बार स्टॉक भी देख लेते हैं MTNL का। अभी फिलहाल 26 रुपए 40 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ 35 पैसे की मजबूती आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। और क्या खबर है MTNL BSNL से जुड़ी, इस पर अपने जो तमाम डिटेल्स है वो शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे हमारे एक्सपर्ट की राय, साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बजट आने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में इंफ्रा और कैपिटल गुड सेक्टर की बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस ये बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए पहले तो इंफ्रा सेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट से? देखिए, ये टाइम बजट का जो फोकस रहेगा वो कैपिटल फॉर्मेशन पे रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और मजबूत किया जाए इस पे रहेगा। जहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एलोकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है वहां लगभग 20% तक की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। 2 लाख करोड़ से पार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का आवंटन है वो जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा जो इंफ्रा और केपेक्स सरकारी कंपनी करती है, यहाँ भी लगभग 15% की वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा ब्रोकरेजेस मान रहे हैं। ऑब्वियसली एयरपोर्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है जहां सरकार लगातार निवेश करती रही है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप्स होने के बाद यहाँ थोड़ा बहुत आवंटन कम हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर यानी जो नल से जल और दूसरे जो पीने के पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ आपको लगभग 20,000 करोड़ का आवंटन होता हुआ दिखाई दे सकता है। जहां तक कि कैपिटल गुड्स का सवाल है,
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपको पीएलआई स्कीम आते हुए दिखाई देंगे उतने कैपिटल गुड्स की मांग बढ़ेगी। तो ये एक पॉजिटिव है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार मेगा पीएलआई स्कीम और इंसेंटिव्स अनाउंस कर सकती है इस बजट में, ऐसा ब्रोकरेजेस मानते हैं। रेलवे और डिफेंस, इन दोनों ही सेगमेंट्स जहां कैपिटल गुड्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यहां आवंटन लगभग 20 से 25% बढ़ने का अनुमान है। और इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स जो होता है, यहां आपको लगभग 10% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडली अगर हम कहें, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सैनिटेशन हो, वाटर प्रोजेक्ट्स हो, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, इस साल आपको शायद बजट बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करता हुआ दिखाई देगा इस सेक्टर पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड में है, तो यहां जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर पड़ेगी। ओके, तो इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिख सकती है। कैपिटल गुड्स इंफ्रा सेक्टर में 15 से 20% का एलोकेशन बढ़ने की संभावना है, यही इंडस्ट्री एक्सपेक्ट भी कर रही है। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया कारोबारी हफ्ता, 3 नए खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हो रहा है 5paisa.com के रुचि जैन, उमंग सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर और एनवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के आशीष बहेटी के बीच में। और मुनाफे के मीटर में, इनफैक्ट माफ कीजिए, जो मुकाबला चल रहा है वो आशीष क्याल, प्रदीप होटचंदानी और स्वाति होटकर के बीच में हो रहा है। और इस कड़ी में जो रिटर्न की स्थिति देख रहे हैं आप, उसमें लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 3.22% रिटर्न के साथ। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो 0.43% रिटर्न दे रहा है और प्रदीप होटचंदानी का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0.1% के। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न की स्थिति। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए कॉर्पोरेट विश्व में बजट से स्टील सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, और इसी पर बातचीत करेंगे कल्याणी स्टील के एमडी आर के गोयल से। एक ब्रेक के उस पार। नमस्कार।